सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी ये कौन करेगा। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे 2024 में ही वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 इसकी मेजबानी ये भारत को मिली है। और भारत में भी कहां पर होंगे? हिमाचल प्रदेश में। ये इस साल नवंबर में होंगे 2 से लेकर 9 नवंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में। और इस आयोजन के दौरान ही बीड़ बिलिंग में हिमाचल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी मनाया जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कुछ और स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन 2025 में होगा, सऊदी अरब में होगा। ये सऊदी अरब होस्ट करेगा। और अभी आपको पता ही है नवा महिला एशिया कप का आयोजन ये कहां पे हो रहा है? श्रीलंका में चल रहे हैं। हंगरी ग्रैंड प्री फॉर्मूला 2 रेस को अभी एक भारतीय ने जीता है, नाम है कुश मैनी। और अभी भारतीय जो टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और ऐसा करने वाले ये पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अभी मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया था। कोपा अमेरिका खिताब ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको अर्जेंटीना ने जीत लिया, कोलंबिया को हराया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 इसमें भारत विजेता रहा, पाकिस्तान को हराया। यूरो कप 2024 ये भी फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको स्पेन ने जीत लिया, इंग्लैंड को हराया। और अभी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन हुआ था, नवा संस्करण था, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। भारत ने जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो ये बिल्कुल रिसेंटली अभी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स थे, ये मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2024 कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा मंगोलिया। तो एक्सरसाइज का नाम खान क्वेस्ट 2024 है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। कौन आयोजन करता है? मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल उलानबाटोर में। इस बार इसका 21वां संस्करण है जो 27 जुलाई को शुरू होगा और 9 अगस्त 2024 तक चलेगा। और मैं आपको बता दूं ये जो एक्सरसाइज है ना, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, लेकिन तब ये मंगोलिया और अमेरिका के बीच में होता था। लेकिन फिर 2008 के बाद से जो मित्र देश हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने लगे और भारत भी एक देश है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए ये हमें याद रखना पड़ेगा। खान क्वेस्ट इसका नाम है। वैसे मंगोलिया के साथ भारत अलग से एक एक्सरसाइज करता है, कौन सी? नोमैडिक एलिफेंट। अभी 2024 में भी हमने किया नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, आपको याद है भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, 16वां संस्करण था। कहां पे हुआ था? मेघालय के उमरोई में। यहाँ पे 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मंगोलिया आया है ना, तो इसकी स्टैटिक देख लेते हैं। देखो ये रहा मैप में मंगोलिया, कैपिटल उलानबाटोर हो गई, करेंसी है टोगरेक और प्रेसिडेंट है उखनागिन खुरेलसुक। चलो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिवाइज कराता हूं जो इस साल हमने पढ़ी है। इस साल की पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच में हुआ था, ये राजस्थान में। एक सहयोग काजिन एक्सरसाइज ये भारत और जापान के बीच में हुआ, चेन्नई में। और अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार हुआ, पहला संस्करण है, भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था, ये दूसरा संस्करण था, इजिप्ट में हुआ। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। नाटो ने एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है ये स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर हुआ था। सदा तंसीक एक्सरसाइज ये भी पहला संस्करण है, पहली बार हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच में, राजस्थान में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, पोखरन राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्स ने, मतलब नौसेना अभ्यास ने इसका आयोजन किया था, 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में हुआ था। एक दोस्ती एक्सरसाइज हमने पढ़ा, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये विशाखापत्तनम में। और सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। और कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया, भारत भी एक देश है उसमें। भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे हुआ था? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। बल्कि सेशल्स के साथ हमने एक अलग से एक्सरसाइज भी किया था, उसका नाम लिमिट ये है, सेशल्स में ही हुआ था ये।
और टाइगर ट्रियम्फ ट्राई सर्वेक्स एक्सरसाइज है भारत अमेरिका के बीच में हुआ, ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ। गगन शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था। और धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उज्बेकिस्तान में। सागर कवच एक्सरसाइज भारत की जितनी भी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और विक्टस हेज एक्सरसाइज अंतरिक्ष में पहली बार ये एक युद्ध अभ्यास हुआ, अमेरिका की स्पेस फोर्स ने इसका आयोजन किया, नाम है विक्टस हेज। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका आयोजन किया था पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। तारकश एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच में हुआ, ये कोलकाता में। रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से राफेल वगैरह ने हिस्सा लिया था। अमेरिका ने आयोजन किया इसका, अमेरिका के अलास्का में हुआ था। एक रिम्पैक एक्सरसाइज भी है, ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, अमेरिका आयोजन करता है, अमेरिका के हवाई में हुआ था, भारत ने हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया था। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, ये जापान। और तरंग शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगा इस साल, ये अगस्त के महीने में होगा। एक हॉपेक्स एक्सरसाइज भी हमने पढ़ा था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था, ये इजिप्ट में ही। और मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, ये कहाँ पे, थाईलैंड में। तो यहाँ पे 2024 के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज करा है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा विभूति भूषण नायक को। तो अभी विभूति भूषण नायक को 2024-25 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। वे अश्विन दलवाड़ी का स्थान लेंगे। अच्छा, इनके अलावा TCA श्रीनिवास प्रसाद को उपाध्यक्ष चुना गया है। बात करें भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, तो ये कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। और इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं विभूति भूषण नायक, इनका नाम है। बाकी ऑप्शन पे देखो, विनय क्वात्रा अभी अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने। और चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है। और डॉक्टर BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अभी नए अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 जुलाई को। हर साल 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी 165वीं वर्षगांठ थी। अच्छा, 24 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सरकार को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत में आयकर की शुरुआत की थी। इसीलिए 24 जुलाई को जेम्स विल्सन, जिनको बजट का जनक भी कहा जाता है, पहली बार इन्होंने ही बजट पेश किया था। इनकम टैक्स की बात करें, कौन सा कर है, कौन सा टैक्स है? प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। और इसके लिए एक संस्था होती है CBDT, जिसे आप कहते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसके अभी कुछ समय पहले नए अध्यक्ष बने थे। क्या नाम है उनका? रवि अग्रवाल नाम है। इसके साथ एक और नाम मैंने आपको याद करवाया था, CBIC का नाम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? संजय अग्रवाल। और मैंने आपको बोला भी था, देखो दोनों अग्रवाल हैं, लेकिन ध्यान रखना कौन से अग्रवाल किसके अध्यक्ष हैं। और अभी बजट में मैंने आपको बताया भी था, न्यू टैक्स रिजिम, इनकम टैक्स में हमने देखा था न्यू टैक्स रिजिम आई है, मतलब इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किए गए हैं। जैसे कि 0 से 3 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये तो ऐसा का ऐसा है। लेकिन फिर 3 से लेकर 7 लाख तक 5% टैक्स है, इसमें बदलाव किया गया। ये पहले 3 से 6 लाख तक था। फिर 7 से 10 लाख तक 10% कर दिया गया, ये पहले 6 से 9 लाख था। और 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स होगा, ये पहले 9 से 12% तक था। ये पहले 9 से लेके 12 लाख तक था, अभी 10 से 12 लाख कर दिया गया। फिर उसके बाद का सेम है, 12 से 15 लाख पे 20% टैक्स होगा, और 15 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो फिर 30% टैक्स में आएगा। तो वैसे ऑलरेडी ये मैं आपको बता चुका हूँ। और डे वाला प्रश्न है, चलो जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं।
देखो 1 जुलाई को 3 डे बनाए थे, नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और वर्ल्ड पेपर बैग डे। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई वर्ल्ड चेस डे और इंटरनेशनल मून डे। अभी 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे मनाया था। और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया था। और अभी हमने देखा 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस, नेशनल इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया। जुलाई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो आंसर होगा 82। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी हुआ। इसे यूके स्थित हेनले एंड पार्टनर्स फर्म के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत को 82 रैंक पे रखा गया है। पिछली बार भारत इसमें 84 नंबर पे था, अभी 82 पे है। टॉप पे सिंगापुर है। अच्छा, ये इंडेक्स बताता क्या है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब किस देश के पासपोर्ट से आप कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो। जैसे कि भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हो। सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है जो कि इस लिस्ट में टॉप पर है, तो उस पासपोर्ट के साथ 195 देशों में आप बिना वीजा के एंट्री कर सकते हो। इस लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान पे 103 नंबर पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो मात्र 26 देशों में बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो। तो कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री आपको मिल जाएगी, ये आपके पासपोर्ट की पावर को दर्शाता है। अब इंडेक्स वाला प्रश्न आ गया, बहुत दिनों के बाद आया। चलो 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। तो देखो, इस साल का जो सबसे पहला इंडेक्स हमने पढ़ा था वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, जिसमें भारत 93 पे था, टॉप पे डेनमार्क, और इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, जिसमें सबसे क्लीन शहर इस बार 2 को बताया गया, इंदौर और सूरत को। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सासवद ये टॉप पर है। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड। राज्यों में टॉप पे महाराष्ट्र। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज था। सफाई मित्र शहर ये चंडीगढ़ रहा इसमें टॉप पे। और हिम तेंदुओं के ऊपर पहली बार एक रिपोर्ट आई और इसमें 3 पॉइंट बताए गए कि टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड है, तो 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। फिर हमने लोकतंत्र सूचकांक के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी इंडेक्स। भारत 41 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करी थी, भारत 42 पे है, टॉप पे अमेरिका है, जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, भारत 108वें स्थान पे, टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक 2022 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत 134 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। इन दोनों को जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया, भारत 126वें स्थान पर है, टॉप पे फिनलैंड है, और यूनाइटेड नेशन ने इसको जारी किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें, भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पर रशिया और तीसरे पे चाइना था। और बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 की बात करें, भारत 51वें नंबर पर है, टॉप पे सिंगापुर है, जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया, भारत तीसरे स्थान पे, टॉप पे अमेरिका है, हुरुन ने जारी किया था। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया है भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, टॉप पे साउथ कोरिया का था। साइबर क्राइम इंडेक्स आया, भारत 10वें स्थान पे, टॉप पे रशिया है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 आया, भारत 159 पे है, टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आया, भारत 39 पे है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 आया था, भारत से दिल्ली टॉप पे था, लेकिन लिस्ट में पूरी विश्व की लिस्ट में 350वें स्थान पे था, टॉप पे न्यूयॉर्क है। एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 आया, भारत 176 पे है, टॉप पे एस्टोनिया है, येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आया, भारत 129 पे है, टॉप पे आइसलैंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 भारत 116वें स्थान पे है, टॉप पे आइसलैंड रहा।
इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, भारत 63 पे है, टॉप पे स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 आई, भारत 15वें स्थान पे है, टॉप पे अमेरिका ने जारी किया था। इसमें बताया गया था कि 2023 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने में भारत 15वें स्थान पे रहा। टोटल आया कितना, $28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया एफडीआई के जरिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया, टॉप पे फिनलैंड था, भारत 190वें स्थान पे था, जारी किया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 पढ़ा हमने, इसमें टॉप पे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना था, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था। और अभी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हमने पढ़ा था, भारत 72 नंबर पे है, टॉप पे सिंगापुर है, इसको आईएमएफ ने जारी किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो ये 2024 के महत्वपूर्ण सारे इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट आप में से पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगी। अभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अपने तो टेलीग्राम पे जाकर के क्रिक एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए और लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट अपने चैनल पे पहुंच जाएंगे जो टेलीग्राम पे है, तो वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ से डायरेक्ट आपको मिल जाया करेगा उसका नोटिफिकेशन जब भी अपलोड होगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में एक बार स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। चलो फिर अभी अगला प्रश्न। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट त्रिपुट का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया? तो आंसर होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए निर्मित त्रिपुट नाम का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित तलवार श्रेणी का युद्धपोत को पानी में अभी लॉन्च कर दिया है। देखो, हमने 2016 में रशिया के साथ एक डील किया था, एक समझौता किया था, जिसके तहत रशिया हमें 4 स्टील्थ फ्रिगेट यानी कि जहाज देगा बना करके, जिसमें से 2 का निर्माण तो रशिया में ही होगा और बाकी 2 भारत में बनेंगे। और जैसे कौन बना रहा है? गोवा शिप बिल्डर्स बना रहा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है, और इसमें रशिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और रशिया के यहाँ से 2 बन करके आएंगे, तो उनके नाम तय हो चुके हैं जो रशिया से बन करके आएंगे। एक का नाम तुशील होगा जो कि इसी साल सितंबर में हमें मिल जाएगा, और दूसरे युद्धपोत का नाम तमाल होगा जो कि अगले फरवरी तक हमें मिल जाएगा। तो रशिया से ये 2 बन के आएंगे, बाकी 2 हमें बनाने हैं रशिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। वो हमें टेक्नोलॉजी दे देगा और भारत में हमें उसे बनाने हैं। और भारत में कौन बना रहा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड उसे बना रहा है। तो उनमें से एक ये बन चुका है अभी, जिसका नाम हमने त्रिपुट रखा है। त्रिपुट का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है तीर। अब बस एक और बनना बाकी है, गोवा शिपयार्ड ही उसे बनाएगा। देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत आपको 4 रक्षा शिपयार्ड देखने को मिलेंगे जो कि भारतीय नौसेना और तटरक्षकों के लिए युद्धपोत या अन्य जहाजों का निर्माण करते हैं। एक है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये आपको मुंबई में मिलेगा। एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड आपको कोलकाता में मिलेगा। एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये गोवा में मिलेगा। और एक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है जो विशाखापत्तनम में आपको मिलेगा। आपको याद होगा अभी ये जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, ये बांग्लादेशी नौसेना के लिए समुद्र में उपयोग किया जाने वाला टग जहाज का निर्माण करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, आपको याद भी होगा। वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? नौसेना प्रमुख नए बन गए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। तो नाम याद रखना, और पूरा प्रश्न मैंने आपको बता दिया डिटेल में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे। तो अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व के वनों की स्थिति नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है, और इस रिपोर्ट में बताया कि अभी 2020 में वैश्विक वनों में लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर, या यूं कहूं कि भूमि क्षेत्र का 31% कवर किया गया है। भारत सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले टॉप 10 देशों में तीसरे स्थान पर है। तो 2010 से 2020 के बीच भारत में हर साल 2,67,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, 2,66,000 हेक्टेयर। पर यहाँ पे जो चाइना है वो 19,37,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र वृद्धि के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर है।
दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पे भारत है, ये याद रखना एक तो। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्ट में और क्या बताया गया कि इंडोनेशिया में 2021 से 2022 तक वनों की कटाई में 8.4% की गिरावट दर्ज की गई है और ब्राजील के अमेजन वनों की कटाई में भी 50% की कमी देखी गई है और वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र 14.8 मिलियन हेक्टेयर दर्ज किया गया है। और अगर 2 दशकों के बीच की बात करते हैं, यानी कि 2000 से लेके 2010 और 2010 से लेके 2020 के बीच में, तो वैश्विक मैंग्रोव हानि की दर में 23% की कमी आई है। तो ये सब बातें इस लिस्ट में बताई गई है, इस रिपोर्ट में बताई गई है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। जारी किया फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, तो जानते हो इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में, इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर रोम इटली में है और डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगी। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा गणतंत्र मंडप। तो अभी राष्ट्रपति भवन के 2 भवनों के नाम बदल दिए गए हैं। एक है दरबार हॉल, जिसका नाम बदल के अभी गणतंत्र मंडप कर दिया गया, और दूसरा है अशोक हॉल, जिसका नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। देखो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति भवन में इस दरबार हॉल में राष्ट्र पुरस्कार दिए जाते हैं। ये राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल डोम के ठीक नीचे है, जहां पे तीनों ओर से आया जा सकता है। इस दरबार हॉल को पहले थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था और यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 1947 को आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और अशोक हॉल की बात करें तो इसको मूल रूप से बॉल रूम के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति भवन की बात करें तो इसका इनॉग्रेशन 6 अप्रैल 1929 1929 को उस समय के भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। वैसे नाम बदलने की बात है कुछ और, चलो मैं आपको यहाँ पे प्रश्न रिवाइज करा दूं जिनके हाल ही में नाम बदले गए। तो एक तो आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के अस्मिता महिला लीग कर दिया गया, याद रखना। महाराष्ट्र ने इतवारी स्टेशन का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन किया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो है पार्क है उसे लेटिन इंडिया नाम कर दिया गया। मुंबई के वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर दामोदर सावरकर कर दिया। और महाराष्ट्र के अहमदनगर को अब अहिल्या नगर कहेंगे। मुगल गार्डन को अमृत उद्यान कहेंगे। राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। अंडमान निकोबार का माउंट हैरियट माउंट मणिपुर हो गया। रेल यूनिवर्सिटी गति शक्ति यूनिवर्सिटी हो गया। और पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको 10-11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए जिनके हाल ही में नाम बदले गए, ध्यान में रखिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न छोड़ता हूँ इसी से संबंधित। आप बताओ कि अभी जो अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया। साथ में अभी अयोध्या स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया, वो याद हो तो वो भी बताओ, ठीक है। तो ये 1-2 प्रश्न मैंने पूछे, इनके उत्तर दो। हम अगला प्रश्न देखेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिका बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम की शुरुआत की है। इसे हैदराबाद से लॉन्च किया गया 3 सालों के लिए। टीबी ये बैक्टीरिया से होने वाला बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसकी वैक्सीन भी है बीसीजी का टीका बोलते हैं ना, बैसिलस कॉलमेट गुरीन इसका नाम है। और इसके लिए अभी निश्चय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, पढ़ा था हमने। और हमारा लक्ष्य क्या है? 2025 तक टीबी को भारत से खत्म करना। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं हम? 24 मार्च को ही। और इसी तरह से अभी एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि भी राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख सलाहकार किसे बनाया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। तेलंगाना से याद आएगा भी राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम ये शुरू हुआ तेलंगाना में ही, तो ध्यान रखना। अब ये भी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में फिनिश कंपनी है ह्यूमन मोबाइल डिवाइस, इसने भी किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आंसर होगा सान्या मल्होत्रा। तो फिनिश यानी कि फिनलैंड की एक मोबाइल कंपनी है, HMD उसका नाम है, मतलब ह्यूमन मोबाइल डिवाइस। और इसी ने अभी सान्या मल्होत्रा को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। सान्या मल्होत्रा ये नाम आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला था मिसेज मूवी के लिए।
अच्छा, यहाँ पे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स अभी बने थे, मैं आपको सारे रिवाइज करवाता हूँ। MSD महेंद्र सिंह धोनी से बात करते हैं तो ये एक तो स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, जियो मार्ट के बने थे, लेज के, SBI के और सिट्रियन इंडिया के बने। सिट्रियन एक कार कंपनी है। उसके अलावा चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया था, एक तो सचिन को और एक राजकुमार राव को। और महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर सचिन को ही बनाया था। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन को बनाया है। बाकी इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं और ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड के। और BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने थे, लेकिन BPCL का एक स्पीड पेट्रोल ब्रांड है, उसके बने थे नीरज चोपड़ा। बाकी पिछले साल ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुए थे और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था शाहरुख खान। वैसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया भारत को हरा करके इसे। बाकी सौरव गांगुली अभी पश्चिम बंगाल के, उससे पहले त्रिपुरा पर्यटन के, बंधन बैंक के और ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी। रवि शास्त्री फैनकोड के बने। बाकी प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी थे। एडिटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन है, उसके बने थे चेतन भगत। बिस्लेरी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी, जो कि हुंडई मोटर की भी बनी थी। बोट के बने थे रणवीर सिंह। पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार थे। और एवरेडी सेल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। और अभी स्पेस इंडिया की संजना सांगी बनी। यूनिसेफ इंडिया के करीना कपूर। मुथूट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। और भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया। PV सिंधु से याद रखना, अभी वेलनेस ब्रांड है हूप, उसकी इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बनी। और इसी तरह से बेटर न्यूट्रिशन नाम से एक ब्रांड है, उसकी ये इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने कैसे ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया थियो जेम्स को, ब्रिटिश एक्टर है। और प्यूमा इंडिया ने रियान पराग को और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये सारे नाम याद रखना। ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा दिए। तो गाइज यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। PDF के बारे में मैंने आपको बताई दिया, टेलीग्राम पे मिलेगा। और चलो कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, एस्टोनिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए, क्रिस्टन मिशेल नाम है। फिर पूछा OTT प्लेटफॉर्म हेलो को लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा मेघालय। फिर पूछा कौन 2024 तक भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा एयरबस, टाटा के साथ मिलके। और बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, रांची झारखंड। और किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को बनाया, तो आंसर होगा चाइना। फिर पूछ रहे हैं किस भारतीय रेसर ने अपने करियर की पहली फॉर्मूला 2 रेस को जीत लिया, तो आंसर होगा कुशी मैनी ने। फिर पूछ रहे सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना को किसने शुरू किया, उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे ये मनाया गया 22 जुलाई को। शिक्षा सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया, ये 22 से लेकर 28 जुलाई तक मनाया गया। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और हम सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।